नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे 20 अमृत, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जल्द ही नागराज 80 किलोमीटर की दूरी पार करके सुभाष नेशनल पार्क तक पहुंच गया। हवा में एक तेज महक तैर रही है और ये महक सुभाष नेशनल पार्क के उस छोर से आ रही है जो राजापुरा की सीमा से लगता है। उधर जाकर देखना होगा कि चक्कर क्या है, पर इतना तो स्पष्ट है कि ये महक उसी बीस की है, यानी मैं सही स्थान पर आया हूँ। अब बस इस बीस के रहस्यमय रूप से फैलने का कारण पता लगाना है। नागराज उस छोर की तरफ बढ़ा और वहां पर पहुंचकर उसे आश्चर्यचकित हो जाना पड़ा। ओह, उस रहस्यमय विष ने पूरे वातावरण में फैलकर वनस्पतियों को नाश कर दिया है। पेड़ों की पत्तियां झड़ गई है, पौधे सूख गए हैं और कई जानवर इधर उधर मरे या बेहोश पड़े हुए हैं। इसी कारण वे जानवर राजापुरा की तरफ नहीं भागे, क्योंकि राजापुरा के रास्ते पर विष लहरें फैली हुई थी। पर ये विष लहरियां फैली कैसे? किसने फैलाया है इनको यहाँ पर? मैंने। कौन हो तुम? पहले बता कि तू कौन है। मेरे द्वारा फैलाए गए विष से भरे इस वातावरण में भी अपने होश संभाले हुए है। यहाँ के पहरेदार तो मेरा विष सूंघते ही अपने प्राणों को त्याग बैठे थे। मैं बेहोश नहीं होता, बल्कि बेहोश करता हूँ। मैं नागराज हूँ, एक इच्छाधारी मानव नाग। अब बता कि तू कौन है। मैं विष हूँ, विष। विष फैलाती हूँ और प्राण हरती हूँ। मुझे जीवित चीज़ों से सख्त नफरत है। इधर उधर हिलती डुलती रहती हैं, मेरा ध्यान भंग करती हैं। इसलिए हर जीवित वस्तु या प्राणी को मार देती हूँ, और मैं ऐसा करने की सोचने वाले को भी हिलने डुलने से मोहताज कर देता हूँ। जीवन ईश्वर की देन है, उसे मिटाने वाली तू कौन होती है? फू। आह, तू तो बड़ा विषैला है रे। सर तक को चकरा दिया। विष तो तेरा कमाल का है। ऐसा विष तो मैंने ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं देखा। मेरा दिल तेरे विष पर आ गया है नागराज। ला, अपना सारा विष मुझे दे दे। मैं इसका प्रयोग किसी और ग्रह पर जाकर करूंगी। सर, मेरा शरीर कोई दुकान नहीं है, और ना ही मेरे 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 दुकान पर बिकने वाली है विष से भरी बोतलें। मेरा विष प्रकृति के कल्याण के लिए प्रयुक्त हो सकता है, उसके विनाश के लिए नहीं। हाँ, जो प्रकृति के विनाश पर उतर आते हैं, ये उनका विनाश अवश्य कर देता है। ओह, मेरे शरीर में तेज जलन हो रही है, झुलस रहा है मेरा शरीर। नागराज की विष फुंकार ने विष विष पर वही असर किया जो विष के जहर ने नागराज पर किया था। अब तो तेरे विष की चाहत और तेज हो गई है, तेरे विष की जलन की तरह तेज। पर यह जलन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। विष अगर विष उगलती है तो उसको निगलना भी जानती है। विष तेजी से नेशनल पार्क में कुछ खास पेड़ पौधे और झाड़ियों की पत्तियां तोड़कर एक ढेर बनाने लगी, और फिर विष के एक खास विष मिश्रण ने उस ढेर में आग लगा दी। उन पत्ते पत्तियों को जलता हुआ धुएं का गुब्बारा अपने अंदर कई औषधियों के कणों को समेटे विष को अपने घेरे में लेने लगा, और नागराज के विष को औषधियों का वो खास मिश्रण काटने लगा। आह, जलन खत्म हो गई, और अब मैं तेरा विष खींचूंगी, ठीक वैसे ही जैसे तेरे विष को काटा है। हिस। विष के खास विष मिश्रण ने नागराज के शरीर को लपटों में घिरवा दिया। अब तो जलेगा, जलेगा नागराज, जलेगा, और तेरे जलने से जो धुआं उठेगा उसमें तेरे विष के कण भी शामिल होंगे, और उन कणों को ग्रहण करके मैं तेरा विष अपने शरीर में सोख लूंगी। जल, जल्दी जल। आह, इन विष लपटों को बुझाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है।
वैसे तो मैं अपनी सर्प सेना से गड्ढा या सुरंग खुदवाकर उसमें घुसकर इन लपटों से आज़ाद हो सकता हूँ, क्योंकि एक तो मिट्टी के अंदर आग जल नहीं सकती और दूसरे मिट्टी इस विष को सोख लेगी। परंतु मेरा शरीर जल रहा है और इस जलते शरीर से जो भी सर्प बाहर आने की चेष्टा करेगा वो खुद भी जल जाएगा। इस आग ने मेरी सर्प सेना को भी मेरे जलते शरीर में कैद कर लिया है। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके देखता हूँ, शायद उससे ये लपटें मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन इच्छाधारी रूप में भी लपटें नागराज को लपेटे रही और नागराज को अपने सामान्य रूप में वापस आना पड़ा। ओह, कोई फायदा नहीं हुआ। अब डॉक्टर करुणाकरण की एंटीडोट ही शायद मुझे बचा सके, या शायद नहीं भी, लेकिन उसके प्रयोग से मेरा विष भी नष्ट होकर मुझे दुर्बल कर देंगे। मैं इस स्थिति में ये खतरा मोल नहीं ले सकता। कोई और तरीका सोचना होगा, और वो भी जल्दी, क्योंकि ये आग मेरी खाल को झुलसाए दे रही है। खाल, हाँ, एक रास्ता समझ में तो आता है। अगले ही पल सुलगता नागराज झाड़ियों की आड़ में लपक गया। भाग रहा है? भागेगा कहाँ नागराज? मौत से बचकर कोई भाग पाया है भला? पर तू कहीं भी भाग ले, तेरा धुआं मुझ तक पहुंचता ही रहेगा और मैं तेरा जहर चूसती रहूंगी। बीस बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही थी। नागराज अपने शरीर का सुलगना नहीं रोक पाया था। उसका शरीर झाड़ियों के झुंड में भी सुलगता जा रहा था और धुआं बीस तक पहुंचता जा रहा था, लेकिन बीस को नागराज का पूरा जहर चूसने का मौका नहीं मिला। अरे अरे, ये क्या? ये कांटेदार सांप कहाँ से आ गए? और ये मेरा दम घोटे दे रहा है। ऐसे ऐसे में मैं जहर नहीं चूस पाऊंगी। पहले इसको अपने जहर से गला देती हूँ। इसको तुम गला नहीं पाओगी बीस। अक, कौन बोला? नागराज, तू तू अक, यहाँ कैसे? तू तो अक उधर चल रहा है। वो मैं नहीं, मेरी केंचुली है। जैसे ही मुझे ध्यान आया कि मेरी खाल झुलस रही है, तभी मुझे ये भी ध्यान आया कि मैं खाल उतार सकता हूँ अपनी केंचुली के रूप में। तुम्हारी विष अग्नि अभी मेरे शरीर के अंदर तक नहीं पहुँची थी, इसलिए मैंने अपनी झुलसती खाल को उतार दिया और आज़ाद हो गया। तेरी शक्तियों को मैंने कम करके आंका था, पर अब मैं सीधे तेरा खून ही पीऊँगी। बस एक बार इस कांटेदार सांप से आज़ाद हो जाऊं। इससे तो कभी आज़ाद नहीं हो सकती बीस। ये वे मामूली सांप नहीं है जो तेरे विष से गल जाएं। मेरे पास विषों के सैकड़ों मिश्रण हैं नागराज। किसी न किसी मिश्रण से तो ये गलेंगे ही गलेंगे। इतना वक्त मैं तुमको नहीं दूंगा बीस। मेरे सर्प तेरे पैरों के नीचे एक गड्ढा खोद चुके हैं। एक बार तू जमीन में दब जाए, फिर देखते हैं कि तू अपने विष मिश्रणों का प्रयोग कैसे करती है। इस कैद से मैं अभी आज़ाद। अरे, झाड़ियाँ फिर से खड़ी हो रही है, पेड़ों पर नए पत्ते निकल रहे हैं। मेरा विष का प्रभाव कम होता जा रहा है। खतरा। नागराज, मुझे छोड़ दे नागराज, जाने दे मुझे, जाने दे। कभी नहीं बीस, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बल्कि जमीन में तब तक गाड़े रखूंगा जब तक तू बेदम नहीं हो जाती। यह अचानक इसे क्या हो गया और इसके विष का असर समाप्त कैसे होने लगा? कुछ गड़बड़ लगती है। नागराज ने गड्ढे का मुंह बंद करना शुरू कर दिया और तभी वो कमजोरी से कर्राह उठा। अरे, एकाएक मुझे कमजोरी सी क्यों लगने लगी? क्या विष के जहर ने मुझ पर यह असर किया है? तभी वो आवाज़ गूंज उठी। बीस, तुम कहाँ हो बीस? सामने आ जाओ बीस। अब मुझसे छिपना बेकार है। कौन? ये कौन आ गया? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। इस विषैले वातावरण में एक मनुष्य जिंदा है और वो भी अपने होशो हवास को कायम रखे हुए। कौन हो तुम? मैं नागराज हूँ और इस विषैले वातावरण में इसलिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक विषैला मानव हूँ। पर तुम कौन हो और उस विष को क्यों ढूंढ रहे हो? उसको ढूंढना ही मेरा काम है, क्योंकि मैं उसका प्राकृतिक रूप से दुश्मन हूँ। वो विष है तो मैं तुम्हारी भाषा में कहे तो अमृत हूँ।
इसलिए मैं विष को पकड़ने के लिए सदियों से उसके पीछे पड़ा हूँ और यहाँ पहुँचकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके एकदम करीब पहुँच गया हूँ। परंतु विष से तुम्हारा टकराव क्यों हो गया? हर विनाश फैलाने वाला मेरा दुश्मन है विष भी, इसलिए मेरा उससे टकराव हुआ और उसने मेरा विष भी छीनने की कोशिश की। तुम्हारा विष चुराने की कोशिश की, यानी अतिरिक्त विष प्राप्त करने की चेष्टा की, पर यह तो नियमों के खिलाफ है। नियम? कैसे नियम? तुम किन नियमों की बात कर रहे हो? मेरा तात्पर्य है कि विष जैसे विनाशकों के भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा उसने आज तक नहीं किया था। खैर, जल्दी बताओ कि विष कहाँ है, वरना वो ना जाने कैसा विनाश फैला दे। अब वो कभी विनाश नहीं फैला पाएगी अमृत, क्योंकि मैंने उसकी यहीं यहीं पर कब्र बना दी है। कब्र? कब्र क्या? अच्छा, जमीन में दबी है? खोदो, जल्दी खोदो, दिखाओ मुझे उसकी शक्ल, दिखाओ। नागराज के सर्पों ने जमीन को फिर से खोदना शुरू किया और गड्ढों के फिर से खुदते ही नागराज और अमृत दोनों ही चकित रह गए। अरे, यहाँ पर तो गड्ढे के बजाय सुरंग बनी हुई है। मैं जानता था ये जमीनी कैद विष को पकड़े नहीं रख सकती। वो अपने विष मिश्रण से जमीन को गलाकर सुरंग बनाती हुई यहाँ से दूर जा चुकी है। पर मुझे विष को ढूंढना ही ढूंढना है और तुम्हारे समय के अनुसार 24 घंटे के अंदर अंदर उसे ढूंढ निकालना है। 24 घंटों के अंदर ऐसी समय सीमा क्यों है अमृत? ये समझा पाना बहुत मुश्किल है नागराज। बस तुम ये समझ लो कि अगर पृथ्वी को विष के विनाश से बचाना चाहते हो तो विष को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे अंदर की अद्भुत सर्व शक्तियाँ देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। विष को ढूंढने में मेरी मदद करो, वरना वो ना जाने कितने प्राणों को हर लेगी। ऐसा मैं कतई नहीं चाहता, परंतु पहले मैं तुम लोगों के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ, ताकि मैं ये निर्णय कर पाऊँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा भी या नहीं। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। साथ ही साथ विष द्वारा फैलाए गए जहर को भी निष्क्रिय करता जाता हूँ, ताकि सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। अमृत की अमृत लहरियाँ वातावरण में फैले जहर को नष्ट करने लगी। साथ ही साथ वृक्षों एवं झाड़ियों की मृत पड़ी पत्तियाँ फिर से तनकर लहराने लगी। जमीन पर मृत पड़े पशु जिंदा होकर इधर उधर भागने लगे, परंतु साथ ही साथ कुछ और भी होने लगा। ओह, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था, पर मुझ पर एक बार फिर कमजोरी का दौरा पड़ रहा है। यानी ये अमृत मेरा विष भी नष्ट कर रहा है। पहले भी मुझे इसी कारण कमजोरी हुई होगी। मुझे अपने आप को संभालना होगा। हाँ तो सुनो नागराज, हम दोनों ब्रह्मांड के जिस भाग से आए हैं वो पूरे ब्रह्मांड के जीवन और मृत्यु को संचालित करता है। विष मृत्यु प्रदान करने वाली क्षेत्र से भागी एक मानसिक रूप से असंतुलित अपराधी है। वो समय से पहले आने वाली मृत्यु को फैला रही है और मैं उसके प्रयासों को अमृत द्वारा विफल करता आ रहा हूँ। अब तो वो असफल रही है, पर इससे पहले कि वो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दे, मैं उसको पकड़ लेना चाहता हूँ। परंतु ये 24 घंटे वाला चक्कर क्या है? मैंने कहा ना, उसे समझा पाना बहुत मुश्किल है। अमृत की बाकी बातें तो सही लगती है, पर यह मुझसे कुछ छिपा रहा है। पहले नियम वाली बात और फिर 24 घंटे की समय सीमा। ये मुझे बात को घुमा फिरा कर समझा रहा है। मुझे तो इसका इरादा व्यक्तिगत ज़्यादा लगता है और सामाजिक कम। बल्कि अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि विष शायद अपराधी हो ही ना, और ये अमृत उसे अपराधी बनाकर पेश कर रहा है। सच शायद कुछ और ही है। जब तक मुझे सच का पता ना चल जाए तब तक मैं अमृत की मदद तो नहीं करूंगा, लेकिन अपनी तरफ से विष को रोकने की कोशिश जरूर करता रहूंगा। तुम चुप क्यों हो नागराज? जल्दी बोलो, मदद करोगे या नहीं? हमारे पास बहुत कम समय है। मुझे तुम्हारी सत्यता को परखने का समय चाहिए अमृत। उसी के बाद मैं मदद करने या ना करने का फैसला कर पाऊंगा। यानी तू एक तुच्छ मानव ब्रह्मांड के एक मामूली से ग्रह का प्राणी अब मेरी सत्यता का जांचेगा? निरादर, घोर निरादर। विष ने तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? तो मृत्यु के काबिल है।
खैर, जो काम बिस अधूरा छोड़ गई उसे मैं पूरा कर देता हूँ। मैं इस बात पर ध्यान दे रहा था कि मेरी अमृत लहरिया तुझे कमज़ोर कर रही थी। यानी तुझ में भी विष वाली ही कमजोरी है। विष खत्म तो तू खत्म। मेरा अमृत तेरा विष खत्म कर देगा और साथ साथ तो भी खत्म हो जाएगा। आह! नागराज ने सर्प ढाल से वार रोकने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन उस तक पहुंची कुछ अमृत लहरिया ही उसके लिए काफी थी। आह! अब तुम मरेगा नागराज, घिसट घिसट कर मरेगा। तूने क्या समझा? अगर तुम मेरी मदद नहीं करेगा तो मेरी मदद करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। अरे, अमृत तो मृत्यु तक से काम करवा लेता है, और यहाँ पर तो मेरा काम करने के लिए कई जीवित वस्तुएं उपलब्ध है, जैसे ये वृक्ष। मेरा अमृत पीकर इसमें अतिरिक्त जीवन शक्ति भर जाएगी और फिर इसकी जड़ें ढूंढेंगी विष को, चाहे विष यहाँ से 2 कदम दूर हो या 2002 योजन। पेड़ों की जड़ें आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर विष की दिशा में ऐसे लपकी जैसे कुत्ता गंध सूंघकर अपराधी को कुछ दिन बाद ही ढूंढ निकालता है। साथ ही साथ अमृत भी उसी दिशा में बढ़ चला, नागराज को मरने के लिए छोड़कर। आह! मेरा विष तेजी से नष्ट हो रहा है और इस अमृत से बचने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब मैं यहीं पर दम तोड़ दूंगा और उधर विष और अमृत के टकराव में ना जाने कितनी तबाही फैलेगी और ना जाने कितनी जानें जाएंगी, पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब मैं अपने आप को ही नहीं बचा पा रहा हूं तो दूसरों को क्या बचाऊंगा? दूसरे विष को तो मैं अपने विष से काटने का प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि लोहे को लोहे ही काटता है, पर अमृत को कैसे? अरे, लोहा लोहे को काटता है, विष को विष के दूसरे रूप से काटा जा सकता है, तो अमृत यानी विष के काट को भी विष के काट से ही काटा जा सकता है। और वो काट मेरे पास है, उस एंटीवेनम के रूप में जो डॉक्टर करुणाकरण ने मुझे दी थी। पर इसका असर उल्टा हो भी सकता है। हो सकता है जैसे कभी कभी विष विष से मिलकर और उग्र हो उठता है, वैसे ही कहीं मेरे विष की काट मेरे शरीर में बह रहे अमृत के असर को और तेज करके मेरी मौत को भी शीघ्र ना बुला ले। पर और कोई रास्ता नहीं है। मौत धीरे आए या तेज, आएगी तो है ही। बच सकने का सिर्फ यही एक रास्ता है। बस अब देव कालजयी से यही प्रार्थना है कि मेरे विष की काट अमृत के असर को नष्ट कर सके। नागराज एक सांस में पूरा एंटीवेनम पी गया और उसके सारे शरीर की हरकतें धीरे धीरे बंद होने लगी। सांसें भारी हो उठी, हाथ पैर शिथिल हो गए, आंखें अपने आप मूंदने लगी और दिल की धड़कन अपना दम तोड़ने लगी। शायद एंटीवेनम अपना वही असर दिखा रहा था जिसका नागराज को डर था। मौत के आने की गति और तेज हो गई थी और वहां से 80 किलोमीटर दूर बीस को शिकार करने के लिए पूरा जंगल मिल गया था। महानगर का इमारती जंगल। आहा, यहाँ पर मुझे विनाश फैलाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वाह वाह, विनाश ही विनाश। बेस का रूप और उसके प्रकट होने का तरीका लोगों को भयभीत कर देने के लिए काफ़ी था। लोग भागे, कुछ मुसीबत से गुजर गए और कुछ दुनिया से ही गुजर गए। महानगर वासियों को ऐसी किसी मुसीबत से भारतीय चैनल ने पहले ही सतर्क कर दिया था, पर बचाव का तरीका क्या हो सकता है ये खुद भारतीय को भी नहीं पता था। ओ गॉड, ये क्या मुसीबत आ गई। हम तो जहरीले जानवरों से बचने का इंतजाम कर रहे थे। अब क्या करूं? स्नेक पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर करुणाकरण से संपर्क करती हूँ, वही मुसीबतों से बचने का कोई रास्ता बता सकते हैं। करुणाकरण भी भारतीय चैनल द्वारा ऊंची इमारतों पर स्थित कैमरों से इस हादसे का सीधा प्रसारण देख रहे थे। हाँ भारती, मैं भी इस हादसे को देख रहा हूँ, पर नागराज अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो जहरीले जानवरों की तलाश में सुभाष नेशनल पार्क गया था। अच्छा ठीक है ना भारती, मैं कुछ करता हूँ।
डॉक्टर करुणाकरण के माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी थी। मुझे नागराज का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर वो अभी तक नहीं आया है तो वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मुझे तो किसी अनहोनी की आशंका लग रही है, पर मैं नागराज के अपने ऊपर बने विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैं खुद जाऊंगा इस मुसीबत को रोकने। अपना सारा जहर जहर विज्ञान इस मुसीबत को रोकने के लिए दांव पर लगा दूंगा। डॉक्टर करुणाकरण तेजी से अपने सामानों को बटोरने लगे। बीस का कहर बदस्तूर जारी था। ये ओह, क्या कह रहे थे मानो इसको। हाँ, बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को गलाने में बड़ा मजा आएगा। बीस बीस ने कुछ कुछ खास बीसों का मिश्रण बिल्डिंग पर छोड़ा और पूरी बिल्डिंग मोम की तरह गलने लगी। यही हाल बिल्डिंग में मौजूद लोगों का भी हुआ। बीस ने ये यहाँ पर काफी विनाश फैला लिया। अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब अमृत को यहाँ पर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस वक्त मैं उसके सामने गई तो मुझे मात खानी पड़ेगी। इस क्या नाम है, बिल्डिंग को गलाने में मेरा काफ़ी जहर खर्च मेर, इस बिल्डिंग को गलाने में मेरा काफ़ी जहर खर्च हो चुका है। अब चलकर जरा सा आराम किया जाए ताकि मैं तरोताज़ा हो जाऊं और मेरे खत्म हुए कुछ बीस फिर से मेरे शरीर में पैदा हो जाएं। अगर तू सच कह रही है तब तो मैं एकदम ठीक समय पर यहाँ आया हूँ। कौन? करुणाकरण। और मैं तेरे लिए तैयारी करके आया हूँ। ज़रूर तूने ही उन जानवरों के अंदर जहर भरा होगा और इससे मुझे ये पता चल चुका है कि तू जहरों का मिश्रण छोड़ती है। इसलिए मैं ये वेनम एनालाइजर लेकर आया हूँ। ये तेरी विष फुहार का तुरंत विश्लेषण करके उसके लिए जहरों की काट का मिश्रण बना देगा। पर यह बात की बात है, पहले तो मैं तुझे 20 मिश्रण छोड़ने का मौका ही नहीं दूंगा। आह! इस विष काट ने तो मेरे बचे खुचे विष को भी नष्ट करना शुरू कर दिया है और बगैर विष के तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कुछ करना होगा, वरना या तो मैं पहले मर जाऊंगी या अमृत आकर मेरा खेल खत्म कर देगा। हे भुजंग देव, ये किस ग्रह पर मरने के लिए आ गई मैं? तो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है करुणाकरण। मेरे पास अभी भी इतना विष है कि मैं तुझे गलाकर पानी बना दूं। उसकी नौबत नहीं आएगी विष। तेरे मुंह या शरीर शरीर से विष की फुहार निकलते ही मेरा वेनम एनालाइजर उस मिश्रण के विषों का विश्लेषण करके पहचान लेगा और अपने आप उस विष मिश्रण का एंटी वेनम मिश्रण मिश्रण कर तेरे विष को काट देगा। ओह, ये मानो तो मुझ पर भारी पड़ने लगा है। अगर मेरे शरीर में जल्द ही विष की उत्पत्ति ना हुई तो इसी ग्रह पर मेरी समाधि बन जाएगी। लेकिन विष तो धीरे धीरे ही बने। ओह! कुछ देखकर विष की आंखें चमक उठी। कुछ पलों बाद विष पिघल रही बिल्डिंग में से अपना विष वापस चूस रही थी। पहली बार मेरे ही विष से गली वस्तु ने मेरी जान को बचाया है। अब मेरे शरीर में विषों की मात्रा बढ़ रही है। अब तेरी मौत करीब आ रही है मानो। अब मैं इतनी तेजी से अलग अलग विष मिश्रणों को बनाकर फेंकूंगी कि तेरा एनालाइजर भ्रमित हो जाएगा। करुणाकरण ने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। ओह, ये तो सचमुच इतनी तेजी से अलग अलग मिश्रणों को छोड़ रही है कि मेरा एनालाइजर पर उसे विश्लेषित करने में काफ़ी जोर पड़ रहा है। इसके कंप्यूटराइज्ड सर्किटों में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और अब यही हाल तेरा होगा मानो। घातक विषों का मिश्रण करुणाकरण को गलाने के लिए आगे लपक पड़ा, लेकिन उसको किसी और ने अपने शरीर पर झेल लिया। नागराज, तुम आ गए। मैं तो समझ रहा था कि तुम जो कहते आपकी जवान लड़खड़ा रही है वैसा ही होने वाला था डॉक्टर। मैं तो मौत की कगार पर लगभग पहुंच ही चुका था, पर आपके द्वारा दिए गए एंटीडोट ने मेरी जान बचा ली। ओह, यानी एंटीडोट ने इस विष के जहर को काट दिया। विष के जहर को नहीं, बल्कि अमृत के जहर की काट को। अमृत?
यानी यानी तू अमृत से भी टकरा चुका है और उससे टकराकर भी बच गया। पर कैसे? अमृत के पास तो हर बीस की काट है, जीवनदायी शक्तियां हैं उसके पास, तो उससे कैसे बच गया? तेरा जहर तो खत्म हो जाना चाहिए था और तुझे एक आम मानव बन जाना चाहिए था। और अगर ऐसा हो जाता तो तू मेरे विष के वारों से कभी बच नहीं पाता। अद्भुत! ये अमृत कौन है? इसको पकड़ने आने का दावा करने वाला एक परग्रही। ये दोनों परग्रही हैं, किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। अमृत ने मुझसे सहयोग मांगा था, पर उसके इरादे स्पष्ट ना होने के कारण मैंने इनकार कर दिया। तब उसने अमृत यानी विष काट का प्रयोग करके मेरा विष खत्म करने की और मुझे मारने की कोशिश की। बचने का कोई रास्ता ना पाकर मैं आपके द्वारा दिया गया एंटीवेनम भी पी गया। पहले तो मेरे शरीर में जीवन के सभी संकेत शिथिल होने लगे, पर ना जाने कैसे आपके अमृत ने उस अमृत के असर को काट दिया और मैं बच गया। मैं समझ गया नागराज, जैसे इस विष के जहर के खिलाफ तुम्हारे शरीर ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी, वैसे ही उस एंटीवेनम ने अमृत के विष काट को रोकने के लिए तुम्हारे शरीर में दूसरी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में मदद की। अब शायद अमृत की विष काट तुम पर असर करेगी ही नहीं। ऐसा क्यों डॉक्टर करुणाकरन? देखो, हाँ, जैसे हमें जीवन में एक बार ही चिकन पॉक्स होता है, फिर हमारा शरीर हमेशा के लिए इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है, वैसा ही इस अमृत के विष के साथ भी होना चाहिए। ये तो गड़बड़ पर गड़बड़ होती जा रही है। पहले किसी ग्रह पर काम करने में दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर तो ये नाग मानो बार बार अड़ंगा डाल रहा है। मेरे विष को भी पचा जा रहा है और अमृत के अमृत को भी। खैर, अब मैं संभल गई हूँ तो यहाँ से फटाफट निकल लेना चाहिए, वरना कहीं अमृत मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया तो सब गड़बड़। ओह, ये क्या? जमीन में से एक पेड़ की जड़ें निकलकर मुझे शिकंजे में कस रही है और इसका शिकंजा कसते ही मेरे विष नष्ट होने शुरू हो गए हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है और वो ये कि ये जड़ें अमृत द्वारा छोड़ी गई है और अब वो भी इसके पीछे पीछे यहाँ आता होगा। मुझे इनसे आज़ाद होना होगा, होना ही होगा। पर कैसे? कैसे कैसे? ये जड़ें तो सचमुच अमृत ने ही भेजी थी, यानी अब अमृत और विष का टकराव होने ही वाला है। देखते हैं अब क्या होता है। नहीं नागराज, ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। तुमको विष को इस कैद से मुक्त कराना होगा। ऐसा क्यों डॉक्टर करुणाकरन? अमृत को आकर इसे पकड़ लेने दीजिए। ये तो वैसे भी तबाही फैला रही है। ये तो शायद मामूली तबाही है नागराज, लेकिन जब दो विपरीत शक्तियां सामने आकर टकराएंगी तो वे दोनों खुद तो नष्ट होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ वातावरण में इतनी ज़्यादा विष और अमृत ऊर्जा फैलेंगी जो खुद नष्ट होने के पहले महानगर को नष्ट कर देंगी। आप ठीक कह रहे हो डॉक्टर, इस बात को तो मैं भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, इस बात को तो मैं नज़रअंदाज ही कर गया था। अगर इन दोनों की लड़ाई होनी ही है तो आबादी वाले इलाके से दूर होनी चाहिए, जहां विष और अमृत किसी को नुकसान ना पहुंचाने पाए। आरी की तरह घूमते नागफनी सर्पों ने उस जड़ को काट डाला जिसने विष को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था और विष आज़ाद हो गई। लेकिन विष ने आज़ाद होकर मुसीबत को और बढ़ा दिया। अरे, विष जहाँ जहाँ भाग रही है, पेड़ की जड़ें वहीं से निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है और इस चेष्टा में ये जड़ें और तबाही फैला रही है। इनको रोकना होगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।